कभी ऐसा सरकार चलते हुए देखा कि हर कैबिनेट के बाद लोग आ रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ, सरकार का स्वागत कर रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं, आवास पे आके स्वागत कर रहे हैं? ये जन मुद्दों का सरोकार रखने वाली सरकार है। देखिए, स्वागत कराना ही कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती है। कोई भी शब्द बदल दे, करवाना। अरे भाई और क्या, लोग आते हैं स्वागत करने की। अरे लोग आते हैं, हम जानते हैं ना कौन लोग आते हैं। कुछ लोग तो देख भ्रमित रहते ही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जब थोड़े दिन बीतेगा तो सबको समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है। सो 1000 दिन झांकी है, 1 लाख दिन आना बाकी है। बेहतरीन, लाजवाब, ऐसा शानदार कभी नहीं रहा 1000 दिन। तो ये 1000 दिन 1000 करोड़ रुपया का इलीगल कारोबार हुआ है। 1932 और रिजर्वेशन पॉलिसी आया तो बीजेपी को तो लगा ना कि सांप सूंघ गया। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था बीजेपी की ओर से। कितने घंटे लगे थे आप लोग को बोलने में। तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग सरकार की आलोचना करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो 1932 की जो बात कर रहे हैं, 1932 उन्होंने निकाला, लेकिन क्या किया, नियोजन उसके साथ अलग रखा है। भाई नियोजन ही नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो उस 32 का क्या मतलब है। हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री 1000 दिन पूरा कर लिया है। जेएमएम को विश्वास है कि ये 1000 दिन ऐसे बीते हैं जैसे जनता 1 लाख दिन और आने का इंतज़ार कर रही है। मतलब जेएमएम पार्टी को ये पूरी तरीके से विश्वास है कि सरकार ने वो काम किया है जो उनका लगातार जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमारे साथ विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, 1000 दिन झांकी है, 1 लाख दिन आना बाकी है। बेहतरीन, लाजवाब, ऐसा शानदार कभी नहीं रहा 1000 दिन। पहली बात तो 1000 दिन का हर कोई ने देखा। जब इनका 1000 दिन पूरा हुआ तो उस समय ही आपने देखा होगा कि ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है, वो भी एक जिला का मात्र, और वो भी एक पत्थर के व्यवसाय में जो इलीगल काम चल रहा था, 1000 करोड़ रुपए का। तो ये 1000 दिन 1000 करोड़ रुपए का इलीगल कारोबार हुआ है। और ये पैसा विधायक के जो दलाल, बिचौलिया, प्रतिनिधि, और हम कहेंगे कि चूँकि विधायक मुख्यमंत्री भी है, तो इतनी बड़ी रकम दलाल और सिर्फ प्रतिनिधि और बिचौलिया ही वो नहीं खा सकते। तो निश्चित रूप से उसका जो बड़ा हिस्सा है वो मुख्यमंत्री की तिजोरी तक पहुंचा होगा। ये तो आपका कल्पना हो सकता है। नहीं, हमारी कल्पना नहीं। जब उसमें से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री के, उनके दलाल है, और उसमें से आपने देखा एक तो उनके घर से चेक बुक या क्या बोलते हैं साइन किया हुआ पासबुक, चेक बुक, पासबुक, ये सारे कुछ मिला। और दूसरा जो उनके बिचौलिया, जिसे पहले मुख्यमंत्री कहते थे ना कि भाई हमारे नाम को बिचौलियों के साथ जोड़ते हैं, तो बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज उनके सूचना जनसंपर्क विभाग ने जारी किया था कि ऐसे जो लोग इस प्रकार के लिखते हैं या दिखाते हैं या बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और बाद में जो उनके एक बिचौलिया के घर में 2 AK-47 मिला, और 2 AK-47 किनका था, जो सिक्योरिटी गार्ड मुख्यमंत्री के आवास में पदस्थापित थे। तो फिर वहाँ AK-47 कैसे चला जाए, ये आप समझ सकते हो उनका उन लोगों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री का संबंध रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने तो कहा है कि भाई ईडी को आप तो मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी चाहिए। आखिर इतनी 1000 करोड़ रुपया के इतने बड़े बड़े घोटाला हुए हैं, और बाद में उनके पूर्व जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने भी वक्तव्य दिया कि किस प्रकार से पैसा, कैसे वो लोगों ने मीटिंग किया, कैसे पैसा कौन उगाही करेंगे, किसको फिर पैसा देंगे, और कौन फिर पैसा कहाँ कलकत्ता पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे आप तो ओपन डोमेन में सब कुछ है, कोई बचा हुआ नहीं है।
तो हमने कहा कि 1000 दिन का 1000 करोड़ के घोटाला बिल्कुल जनता के सामने है। बाबूलाल 2021 में 1000 दिन के पहले ही 2021 में ही वर्ष में कितना 100 से अधिक दंगे हो गए। तो ये तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तो जेएमएम तो बोल रही है कि हर 10वें दिन बीजेपी के लोग चले जा रहे हैं दंगा कराने, हम तो रोक दे रहे हैं। एनसीआरबी का जो आंकड़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग दंगा कराने वाली पार्टी तो भाजपा है। जेएमएम का ये मानना तो है। वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम लोग दंगा कराते हैं तो फिर वो पकड़ते क्यों नहीं है? सरकार तो उनके पास है, पुलिस उनके पास है, तो कितना बीजेपी के नेताओं को पकड़े के दंगा कराते हुए। तो जवानी बोलना बहुत आसान है, दंगा कौन करते हैं कि उनकी तो पकड़ नहीं पाते, हाथ पाँव उनके फूलने लगते हैं। रांची की सड़कों पर क्या नंगा नाच हुआ, कितनी लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया बतावे ना हेमंत सोरेन, किससे छुपा हुआ है भाई? बाबूलाल जी, और सवाल उठता है कि ईडी तो आपसे पूछ के काम करेगी नहीं। अगर ईडी को लगता कि साहेबगंज का पैसा घूम के कांके रोड पहुंचा तो ईडी पहुंच जाती। ईडी का वहाँ पे हमने तो ईडी को कहा है बार, सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूँ, जिस दिन ये 1000 करोड़ रुपया की बातें आई थी, हम उस समय शायद संथाल परगना में थे और प्रेस को मैंने बुला करके कहा कि आप तो चार्जशीट दाखिल हो गया, आरोप पत्र ने जमा कर दिया कोर्ट में और उसमें से लिखा है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और 1000 करोड़ रुपया। तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि भाई इतनी हजार करोड़ रुपया की घोटाला हो तो बिचौलिया या उनके कोई प्रतिनिधि इस पैसे को हजम नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी चाहिए। और फिर मैंने एक बात और वहाँ कहा है कि 1.5 साल पहले आप सबको ध्यान में होगा, जब साहेबगंज में जहाज के द्वारा क्या बोलते हैं नदी में, गंगा नदी पर इस पार से उस पार पत्थर को ढुलाई होती थी, किस प्रकार से ढुलाई होती थी हमने उस पत्र में लिखा है साफ साफ। एक तो जिस घाट से जहाज को खुलनी थी उस घाट से नहीं जाती थी, दूसरे घाट से जाती थी जहाँ नज़दीक पड़ता था कम पानी में भी, और जहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय तक अर्थात रात्रि में जहाज चलना प्रतिबंधित होता और रात और दिन वहाँ जहाज चलता था। फिर जितनी लोड जहाज लेती थी उससे कहीं अधिक लोग लोड करते थे और हमसे जब लोगों ने बताया था सर कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है, और हमने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, चूँकि बिहार जाता था तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिखा और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और 1 साल के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई जहाज। जो आशंका थी वो सत्य साबित हुई। हमने तो कहा कि भाई ईडी को पूछना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री से, तो वो पूछ लेगी ना। आप पूछे, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। जेएमएम कह रहा बीजेपी क्यों ईडी को डिक्टेट करने लगा? हम डिक्टेट क्यों, हम तो मांग करेंगे ही ना, मांग क्यों नहीं करेंगे? हमारा काम क्या है? अगर आप गड़बड़ करते हैं, हम तो मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखे भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा है, आपने कुछ रोका नहीं तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आज अगर जांच में वो ईडी ने उसको एक प्रकार से हमारी पत्र का ही उन्होंने एक प्रकार से सपोर्ट किया, जिसको हमने 1.5 साल पहले ही पत्र लिखा था, यहाँ इलीगल सब उत्खनन हो रहा है, इलीगल पत्थर की यहाँ से चोरी हो रही है, आपने कार्रवाई नहीं किया। तो हमने इसलिए अब हम कह रहे हैं कि भाई ईडी को आप उनको नोटिस करना चाहिए, उनको बुला करके उनके पूछताछ करनी चाहिए, आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई किया। तो कौन सी ये गलत बात है भाई? हमारा काम क्या है? आजकल वो बोल रहे काम तो बेवड़ों का सुन रहे हैं। बाबूलाल जी बोल रहे बेवड़ा लोग आके उनको बोल देता है कि एमआरपी से ज़्यादा पे शराब बिक रहा है, वो बोल रहे ट्वीट कर देते हैं। बोल रहे आप बेवड़ा का सुनेंगे? बाबूलाल जी विपक्ष में नेता हैं भाई, विपक्ष का दर्जा नहीं मिला तो क्या हो? देखिए हम कह रहे हैं कि अब जो दारू पीता होगा उनको नहीं पता है, ये वही ने बताएगा तो कि पैसा वहाँ कितना लिया जा रहा है अधिक। अब जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उनको पता है कहाँ कहाँ दिक्कत है, वो बताते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम फिर सरकार के संज्ञान में लाएंगे। तो सरकार को जहाँ पहले भी हमने कहा था दारू के मामले में, पहले जब टेंडर के लिए उन्होंने टेंडर निकाला और फिर उसको रद्द किया, तब हमने उस पर तहकीकात की कि भाई आखिर इन्होंने रद्द क्यों किया जब निकाला। हम तो कह रहे थे कि भाई जिला वाइज निकाले टेंडर, डीसी को आदेश दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब हमको उसी समय लोगों ने बताया था देखिए छत्तीसगढ़ के ये कंपनी है, ये सारी कंपनी के मन मुताबिक जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक ये फाइनल नहीं होने वाला है। और फिर वही हुआ, टेंडर फिर से हुआ
और जिन कंपनियों के नाम को लेकर के हमने पत्र लिखा था, और उन कंपनियों को फिर दारू की दुकानें मिल गई। अभी क्या कहता है भैया आप बताओ? तो लोग कहता है ना कि भाई बाबूलाल और मांडी को कैसे पता है? भाई कैसे पता है? हमें समाज के बीच रहते लोग हमको आकर के बताते हैं, और जो मैंने लिखा वही हुआ। और गड़बड़ी जो हो रहा तो गड़बड़ी हो गई। वो तो उसी समय वो चिट्ठी आप तो कह रहे हैं, जैसे दिल्ली में जो केजरीवाल वहाँ जो जांच हो रही है, और यहाँ भी जिस दिन जांच होगी आप देखेंगे कौन कौन लोग जेल जाएंगे। वो किसी से छुपा हुआ नहीं। दारू के मसले पे उसमें भी गड़बड़ हुआ है, तो हम तो बता ही रहे हैं ना। नहीं, ये तो आप इसलिए भी जोर से अब कह रहे हैं कि सरकार को उतना राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप बोल रहे हैं कि मेरा बात सही हो गया, भविष्यवाणी सही हो गया, निजी हाथ मतलब ये लोग कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किए, सरकार को नहीं, इसलिए भी आप कह रहे हैं? नहीं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको पहले से ही पता था। हम तो पत्र पहले ही लिख चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम तो पहले जान रहे थे इसमें से क्या क्या नुकसान होने वाला है। जब आप कंपनी को लाभ पहुंचाएंगे तो सरकार को लाभ नहीं मिल सकता है, दोनों को लाभ नहीं मिल सकता है ना। आप तो जानबूझ करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए कायदे कानून आप बना रहे हैं। तो इसमें से कहाँ दो मत है कि हमको नहीं पता होगा। तो आज भी अगर उसके बाद जब लोगों ने देखा है कि हम इतनी एक्यूरेट जो लोगों ने बताई हमने लिखा, तो लोग समझते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। तो पीने वाले भी आकर के हमें बताते हैं कि साहब ये दारू तो इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, तब एक एक्यूरेट जानकारी मेरा भी ले लीजिए। जो आप चेकबुक को लेके पूरा एकदम झारखंड माथे पे उठा लिए हैं कि चेकबुक मुख्यमंत्री जी का ब्लैंक साइन किया हुआ मिला, तो वो चुनाव का भी हो सकता है ना। इलेक्शन एजेंट थे पंकज मिश्रा, उस समय का चेकबुक और पासबुक मिला होगा। हर उम्मीदवार को एक नया अकाउंट खुलवाना होता है, उसमें पैसा मिला क्या है उस अकाउंट में? ऐसा तो नहीं था कि 400 करोड़ उस अकाउंट में था। हमने 400 करोड़ रुपया तो नहीं बोला है। हाँ, हमने वही बोला जो हमने देखा, अखबारों में छपा, न्यूज में आया सारे कुछ, और हमने उसी बात को कहा। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। और इतना तो तय है, आप कौन सी का वो पासबुक है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पासबुक तो मिला उनके पास। तो ये बोला कौन अपराध हो गया? चेकबुक मिला हेमंत जी का। इतना बड़ा जब वहाँ अपराध हो रहा है, अगर अपराध नहीं होता तो फिर पंकज मिश्रा जेल में क्यों सड़ते अभी तक? तो निकल गए होते, वो कोर्ट उनको बेल दे दिए होते। एक बात बताइए, कभी ऐसा सरकार आप भी रहे हैं, रघुवर दास के बाद सबसे लंबा टेन्योर मुख्यमंत्री हेमंत जी का हुआ, फिर आपका हुआ। कभी ऐसा सरकार चलते हुए देखा कि हर कैबिनेट के बाद लोग आ रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ, सरकार का स्वागत कर रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं, आवास पे आके स्वागत कर रहे हैं? ये जन मुद्दों का सरोकार रखने वाली सरकार है। देखिए, स्वागत कराना ही कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती है। कोई भी शब्द बदल दे, करवाना। अरे भाई और क्या, लोग आते हैं स्वागत करने के। लोग आते हैं, हम जानते हैं ना कौन लोग आते हैं। कुछ लोग तो देखिए भ्रमित रहते ही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जब थोड़े दिन बीतेगा तो सबको समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है। सो इसलिए उस सब से कोई चिंता की बातें नहीं है। स्वागत तो आप कहीं भी करा सकते हैं, हम भी चाहें तो स्वागत बहुत करा सकते हैं, उसमें कौन दिक्कत है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई स्वागत करा रहा है तो इन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्वागत कराने का तो जो लोगों को स्वागत कर रहा है वो लोग देखिए कुछ दिनों के बाद वही लोग सड़क पर सरकार के विरोध में आंदोलन करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 1932 और रिजर्वेशन पॉलिसी आया तो बीजेपी को तो लगा ना कि सांप सूंघ गया, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था बीजेपी की ओर से। कितने घंटे लगे थे आप लोग को बोलने में। तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग सरकार की आलोचना करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो 1932 की जो बात कर रहे हैं, भाई सरकार ने क्या निर्णय लिया उसके साथ नियोजन नीति जोड़ा ही नहीं है। और आप याद करिए जब अलग झारखंड राज्य बना था, और आज तो ये ला रहे हैं कि इनकी कुर्सी जाने वाली है कुछ दिनों में, जब भी जाए, लेकिन अब जाएगी नहीं, बहुत दिनों तक ये रहेगी नहीं। तो इसलिए वो डरे हुए जल्दी जल्दी तर्कस से वो तीर निकाल रहे हैं।
अब उन्होंने 1932, हम कह रहे हैं भाई 1932 उन्होंने निकाला, लेकिन क्या किया, नियोजन उसके साथ अलग रखा है। भाई नियोजन ही नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो उस 32 का क्या मतलब है? करेंगे ना, नियोजन की मांग हो रही है, वो करेंगे। करेंगे क्या भाई, कब करिएगा? आप याद करिए, हम जब अलग राज्य बना था और 2001 में स्थानीय और नियोजन नीति को हमने एक साथ निकाला, कोई अलग अलग नहीं, एक साथ। और उसमें से साफ लिखा हुआ था कि भाई पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसका पूर्वज का नाम दर्ज है उनको स्थानीय माना जाएगा। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उनको प्राथमिकताएं दी जाएगी, ये सब लिखा हुआ था। भाई स्थानीय और नियोजन दोनों एक साथ, अगर नियोजन ही उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उस स्थानीय तक कोई मतलब नहीं है। सरकार कह रही है, अंतर ये है आप जब लाए थे स्थानीय नीति और वर्तमान सरकार, कि आप बिना जनता को भरोसे में लाए थे। बोले पूरा हल्ला हंगामा झगड़ा शुरू हो गया था, और ये सरकार सबको जनता को विश्वास में लेकर आई है, बोले इसलिए शांति है। मैं फिर कहूँगा कि उस वक्त अगर कोई कह रहा है तो शायद उनको पता नहीं है। हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री है, प्रोसीडिंग निश्चित रूप से होगी। उस वक्त उसी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जहाँ कैबिनेट की मीटिंग होती है, हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, और हमें लगता है जेएमएम के भी उस समय शायद जेएमएम की ओर से नेता स्टीफन मारांडी जी वो बैठक में शामिल थे, और सभी दलों के जो राज्य की मान्यता जो प्राप्त दल है, सब दल के अध्यक्ष उपस्थित थे या उनके ओर से अधिकृत कोई नेता उपस्थित थे, और सर्वसम्मत से सबों ने कहा कि यही स्थानीय नीति होगी। और हमने दूसरे दिन कैबिनेट बुला करके उसको हमने अंगीकार किया। तो सड़कों तो पे क्यों इसके विरोध बाद हुआ? अब सड़कों पर विरोध तो कुछ भी कारण से होता है। सरकार पार्लियामेंट में भी कानून बनाती है, उसके बाद भी सड़क पर होता ही है आंदोलन, तो कुछ ना कुछ लोग उसके विरोध में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है। और अभी जो सरकार ला रही है, हम तो सर्वसम्मत कर रहे हैं। अभी तो बता रहे चुपके से, क्या कहते हैं उसको, पता भी नहीं था। आपने कहा कि आप लोगों ने विलम्ब क्यों किया? हम लोग अपने अपने कार्यक्रमों में थे, हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो झारखंड से बाहर गए हुए थे। और उस समय जो रात में 9 बजे रात में अध्यक्ष जी टेलीफोन किया, रहे ऐसे ऐसे कैबिनेट में निर्णय हुआ, जबकि उसी दिन हम शाम को झारखंड से बाहर गए थे। उस समय तक किसी को पता नहीं था। आप चुपके ऐसे लाएंगे तो भाई हम लोग कोई नहीं थे, तो एक आदमी क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है कल मैं लौटता हूँ तो फिर हम लोग बात करेंगे। क्या कर रहे हैं चुपके कहाँ? ये हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम स्थानीय नीति तो आपने कहा, इसलिए मैंने कहा कि चुपके मतलब ये होता है कि अगर उनको ये होता तो फिर सर्वदलीय बैठक बुलाती, अगर सर्वसम्मत की बात होती। हम तो कह रहे हैं कि हम तो सर्वसम्मत बैठक बुलाए थे, कोई ऐसा नहीं है कि बैठक करके और सर्वसम्मत निर्णय, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पार्टी का कोई डिसीजन था। सबों ने कहा कि हाँ इसी को हमें स्वीकार करना चाहिए और इसी के आधार पर झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति होना चाहिए। आप पे एक आरोप लगता है, दूसरा जो ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में भी 27% तो हमने खुद यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके बाद लोग जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। उस समय तो हमने आदिवासी को 32% दिया, तो ओबीसी को 27%, और एसी वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग को 14% की हमने रिजर्वेशन दिया था। आज भी आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, और अदालत की जजमेंट भी ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है, नेट में आप सब देख लीजिए। पर आप पे क्यों नेता दूसरे बोलते कि बाबूलाल जी खा गए ओबीसी का आरक्षण? अब देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं रहता है जानकारी, नहीं रहता है पता, तो वो कुछ भी लोग बोलता है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप? जैसे पंचायत का जो शेड्यूल एरिया में रिजर्वेशन है तो भारत सरकार की पार्लियामेंट का कानून है, लेकिन तब भी बहुत दिनों तक लोगों को भ्रम फैले हुए थे कि भाई हम ही ने सब कर दिया। यहाँ के खास करके जो शेड्यूल एरिया में जो पंचायत में रिजर्वेशन नहीं है तो हम ही ने समाप्त किया, लेकिन बाद में कई एक सरकारें बनी और लोगों ने नहीं हटा पाया, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं बाबूलाल मारांडी गलत नहीं थे। और इसलिए मैं आज भी कहता हूँ कि भाई झारखंड की जनता हमें जानते हैं अच्छी तरह से, भाई हम कोई गलत निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। जो भी निर्णय लेंगे झारखंड की जनता के हित में लेंगे और विधि सम्मत निर्णय लेंगे, और सर्वसम्मति से लोगों से राय विचार करके हम निर्णय लेंगे, लोगों के बीच में व्यापक उसको चर्चा करा करके निर्णय लेंगे।
हाँ ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो लोग सड़कों पर निकल आते। आपकी जब सरकार ने आप बोल रहे हैं कि हमने रिजर्वेशन उतना दिया, 32% ST को दिया, 27% OBC को दिया, 14 SC को दिया, तो क्या कोर्ट में डिफेंड आप नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट में आप लड़े नहीं ठीक से? नहीं, हाई कोर्ट में हमारी सरकार पूरी लड़ाई लड़ी और मामला हाई कोर्ट में निरस्त कर दिया। और उस वक्त जो कि तमिलनाडु का मामला सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ में चल रहा था 50% से अधिक रिजर्वेशन को लेकर के, और इसीलिए ये बातें तय हुई कि जब उस रिज़ल्ट की, उसकी जो फैसला जजमेंट की, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और कुछ नहीं था। नहीं तो उसी समय हम चले जाते सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक मामला ऑलरेडी वहाँ चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। तो इस कारण से हम लोग यहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं गए कि उसकी जजमेंट जो भी आएगी उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक तो फिर हम हट गए थे, बदल गए थे, और लंबी समय के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये नहीं कहा कि 50% से आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसमें कहा कि सरकार अगर वहाँ की आवश्यकता को समझे, तो आवश्यकता को समझे तो उसके लिए पहले सरकार को पूरा करनी चाहिए थी, यानी उसके लिए सर्वे करनी चाहिए थी पहले। ओबीसी को आज तक में कितनी सीटें मिली है, कितनी वैकेंसी में कितनी उनकी बहाली हुई है, तो ये सारी चीज़ों को अगर करके सरकार नहीं जाएगी तो कल होकर के अगर कोई भी लोग कोर्ट चले जाएंगे तो फिर औंधे मुँह सरकार गिरेगी फिर। तो ये तो इन्होंने कोई वर्क ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया, एक प्रकार से लोगों को झुनझुना थमा दिया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक लोग नहीं समझते हैं, तो जैसे हमने कहा कि पंचायत का जो शेड्यूल एरिया एक्ट है, एक्सटेंशन एक्ट, किसने बनाया था? नरसिम्हा राव जो देश में सरकार थी उस समय कानून बनी थी। तो जो भी सरकार होती कानून उनको बनाना पड़ता, हमने बनाया तो हमारे मत्थे गया। तो शेड्यूल एरिया के सब जो गैर आदिवासी थे, बहुत दिनों तक उनको ये भ्रम थी कि हम ही ने सब पंचायत को रिजर्व कर दिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in